Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Law in Veins. So basically we were doing the series of Indian Contract Act 1872. So for today our topic is performance of the contract. So let's begin. Okay. So for first of all let's consider एग्जाम्पल. ठीक है, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ठीक है, जहाँ पे जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है goes very simple, where A has to give a book to B on the consideration of 500 rupees. So what happens is that B pays 500 rupees to A as stipulated in the contract and A delivers him the book. So यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हुई. ठीक है, सो अब ऊपर की डेफिनेशन को कंसीडर करते हुए द टर्म परफॉर्मेंस लिटरल सेंस में क्या होता है, मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क और एक्शन. यहाँ पे टास्क क्या था कि बुक डिलीवर करना. ठीक है, या एक्शन क्या हुआ, बुक डिलीवर हुई. लीगल सेंस में परफॉर्मेंस क्या है, मीन्स द फुलफिलमेंट और द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्लिगेशन विच दे हैव टुवर्ड्स द अदर पार्टी बाय वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय देम. तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्या था, दैट दे हैव टू डिलीवर द बुक एंड इन रिटर्न द अदर पार्टी विल गिव देम अ कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़. सो एज सिंपल एज दैट. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली कौन सा सेक्शन हमारा डिफाइन करता है इसको. सो सेक्शन 37 बेसिकली डिफाइंस इस पर्टिकुलर चीज़ को. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली सेज. ओके, सो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं क्या है. सो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी और obligation which a person has taken to perform, and there remains no other task which he is obliged to discharge under the promise. He is said to have made the actual performance of the promise. So basically अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम कंसिडर करें, so वहाँ पे क्या हमारा टास्क था, that A has to deliver the book to B and B will pay ए अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़. एंड यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस था लीगल टर्म्स में वो कंप्लीट हो गया था जब कंसिडरेशन अमाउंट भी पे हो चुका था. राइट. सो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट यूल कॉल एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब हमारा जो बेसिकली ऑब्लिगेशन था बुक को डिलीवर करने का, ठीक है, वो हो गया एंड कोई भी दूसरा टास्क जो था, देयर वॉज नो रिमेनिंग एनी काइंड ऑफ टास्क देयर. तो उस सिचुएशन में एक्चुअल परफॉर्मेंस वॉज कंप्लीटेड एंड जो हमारा प्रॉमिस था टू डिलीवर द बुक, इट वॉज मेड. So that is what you call actual performance in simple straightforward language. Now attempted performance क्या है. एट टाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, जब हमारा जो परफॉर्मेंस है इट बिकम्स ड्यू, जो प्रोमिसर है वो अपनी ड्यूटीज़ को या फिर जो ऑब्लिगेशंस है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. ठीक है, बिकॉज ही इज़ प्रिवेंटेड बाय द प्रोमिसी इन डूइंग सो. दिस सिचुएशन वेयर द प्रोमिसर एक्चुअली इंटेंडेड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और डिस्चार्ज हिज ड्यूटी बट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बाय एन इंटरवेनिंग डिसेबिलिटी इज़ नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. ऐसे सिचुएशन जहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो अपनी ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है एंड ही इज़ प्रिवेंटेड, या फिर उसका वर्क जो है इट इज़ इंटरवीन्ड बाई समथिंग. तो इन दैट सिचुएशन दैट इज़ व्हाट यू कॉल अटेम्प्टेड प्रॉमिस. राइट. अब अटेम्प्टेड प्रॉमिस में फॉर एग्जांपल अगर हम ये बुक वाले को ही एग्जांपल को ही कंसिडर करें, इन दैट सिचुएशन हमारा अटेम्प्टेड क्या होता कि ए वुड हैव ट्राइड कि वो बी को तक बुक डिलीवर करे, बट बीच में कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस हो जाते जो काइंड ऑफ बी के द्वारा ही क्रिएट किए होते. तो उस सिचुएशन में दैट वुड हैव बीन काउंटेड एज अ अटेम्प्टेड प्रॉमिस परफॉर्मेंस. राइट. नाउ इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एवरीबडी टेल मी व्हाट डज सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस इन द डिस्क्रिप्शन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. राइट. ओके, अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी. ठीक है, इन विच ए प्रोमिस टू डिलीवर टू बी सम गुड्स, जहाँ पे ए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को कि दैट इट विल डिलीवर सम गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी बाय बी ऑन अ पर्टिकुलर डे. कि भाई तुम मुझे सर्टन गुड्स डिलीवर कर दोगे एंड आई विल पे यू सो एंड सो अमाउंट अगर इस पर्टिकुलर डे पे तुमने डिलीवर कर दिया तो. हाउएवर इफ़ ए डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इट विल बी बाउंड बाय द प्रॉमिस, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि भाई तुम्हें बुक को डिलीवर करना है. सो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा विल बी बाउंड बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम एंड देयरफॉर दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन. वो इस ऑब्लिगेशन में है कि उनको उस गुड को डिलीवर करना है बी को, एंड बी इस ऑब्लिगेशन में है कि उसको पे करना है वो स्पेसिफाइड अमाउंट ए के रिप्रेजेंटेटिव को.
ठीक है। अब इसमें एक और सिनेरियो कंसीडर करते हैं। हाउएवर इन द केस वेयर द प्रॉमिस इज मेड विद रिगार्ड टू पर्सनल स्किल, कुछ पर्सनल स्किल आपको परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट, वो इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन लेट्स से ए स्पेशलाइज्ड है उस या स्किल्ड है उस पर्टिकुलर आर्ट में या क्राफ्ट में, तो उस सिचुएशन में आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है इट इज़ नॉट बॉन्ड बाय द प्रॉमिस मेड बाय ए, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल इन केस वेयर ए प्रॉमिस B to make him painting on a specified day for a certain price. A dies before the performance of the contract. Neither the representative of A are bound by the promise made by B, nor B can compel the representative for the specific performance of the promise made by A. Simple as that कि आप compel नहीं कर सकते हो कि भाई ये particular काम होना चाहिए as A is not skilled in that particular art or क्राफ्ट, राइट। और सेम वो आपको फोर्सफुली जो रिप्रेजेंटेटिव, ओके, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि जैसे पार्टीज़ जो हैं उनकी यहाँ पे ऑब्लिगेशन बन जा रही है कि दैट यू हैव टू परफॉर्म अगर आप एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इन अ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि जो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दे यूजुअली एक्सचेंज समथिंग ऑफ द वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत ही सिंपल और छोटा बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सेल ऑफ प्रोडक्ट सच एज एक कार है, ठीक है। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट ए विल डिलीवर हिज कार टू बी फॉर 5 लाख रुपीज़ एंड बी जो है वो 5 लाख रुपीज़ ए को देगा बिकॉज ही डिलीवर्ड हिज कार। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन इज़ ऑन बोथ द पार्टीज़, राइट। ए के पास ऑब्लिगेशन क्या है दैट ही हैज़ टू डिलीवर हिज कार, एक बी के पास ऑब्लिगेशन क्या है दैट ही हैज़ टू पे फॉर दैट कार। अब यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा हमारा, अगर इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो इन दैट सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्पेसिफाई करेगा द टर्म्स विच विल रेगुलेट दिस गिव एंड टेक सिचुएशन। ये ऑब्लिगेशन को जो टर्म्स रेगुलेट करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कार में क्या क्या चीज़ें बी रिक्वायर्स जो होनी ही चाहिए व्हेन दे आर लाइक एक्सचेंज कर रहे हैं, सच एज द अमाउंट मेथड ऑफ अमाउंट ऑफ पेमेंट, किस टाइम और प्लेस पे डिलीवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करेंगी इसको, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मैंशनड होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसेस हैं वो बेसिकली बाइंड करती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर को। ये जो इसका बेसिकली सेक्शन 37 के प्रोविजन में कहा गया है, प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर्स, कि डेथ हो जा रही है, ऊपर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया डेथ का, है ना, ऑफ द प्रोमिसर, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच प्रोमिसर वुड बी बाउंड बाय द प्रोमिसेस। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उस प्रोमिसर का, he will be bound by the promises made by them unless a contrary intention appears from the terms of the contract. इसमें हमारा एक केस भी है बसंती बाई वर्सेस श्री प्रफुल्ला कुमार रौतराय का। इस केस में क्या हुआ था, इन केस अब इन दिस केस अ पर्सन डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस केस में जो पर्सन था ही डाइड एंड उसके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या आयर नहीं था। इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इन दैट केस द लाइबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन हिज बिहाफ वुड फॉल upon the person who acquires interest over the subject matter of the contract through that deceased party. The Cuttack High Court, however, held that in the present case the plaintiff was not able to enjoy the above mentioned legal proposition as she was unable to prove the existence of the agreement which was alleged by her. तो इस सिचुएशन में बट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई बिकॉज जो प्लेंटिव थी वो इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए कि कोई एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था दोनों पार्टीज़ के बीच में। अदरवाइज़ क्या होता, जो ऊपर में हमने बात पढ़ी, जो कोर्ट ने कहा कि the liability to perform the promise on his behalf would fall upon the person who acquires interest, जो interest acquire करता है उस particular subject matter of the contract through that deceased person, ठीक है। Now tender of performance क्या है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली हमारा सेक्शन 38 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एंड इसमें टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की बात की गई है। अब एवरी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट फुलफिल सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। अब 38 की क्लॉज 1 में क्या कहता है, द ऑफर शुड बी अनकंडीशनल। ऑफर जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। 32 क्लॉज 2 सेज द ऑफर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस सो एज टू अलाउ द पार्टी टू हैव अ रीजनेबल टाइम फॉर ascertaining that the person who is making the offer to him is competent to enter into a contract, right? 38 clause 3 says if the offer to the offeree is such as to deliver some goods addressed to the offeree
देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफरर, ठीक है, जिसने ऑफर किया है, टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम टू द ऑफरी in which he can ascertain that the goods offered to him is the same by which the offerer is bound under the terms of the contract. ठीक है, अब इसमें let's understand this with example. Yeah. ओके 38 का सबसेक्शन 1 जो है, जहाँ पे क्या कहा गया कि जो टेंडर है वो बेसिकली अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है. इट बेसिकली मीन्स कि कोई भी अकम्पेंड क्लॉज नहीं होना चाहिए कि भाई ये करोगे तो इसके प्रेसिडेंट में यू हैव टू डू दिस और सब्सिक्वेंट ये सिचुएशन होगा, ये होगा. नो, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, जो ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम और प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा. सेक्शन 40 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शन 40 में दिया गया है, ठीक है. द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट अपीयर्स दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट was such that any promise contained in it must essentially be performed by the promiser himself and no other person on his behalf can perform his promise. In all other contracts, the term of which do not indicate any similar intention, then in the absence of promiser for the performance of promise, any other competent person can perform the promise on his behalf. Now, जब क्वेश्चन ये आता है कि कौन परफॉर्म करेगा, सो अगर हमारा लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है दैट ए विल ओनली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट या ए ही अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करेगा, देन उस सिचुएशन में वेयर इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन कि ए विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, उस सिचुएशन में देयर शैल बी नोबडी जो उसके ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा. जहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ टर्म्स मेंशन नहीं है विच डू नॉट इंडिकेट इस तरीके के इंटेंशन को, उस सिचुएशन में जो प्रॉमिसर है वो बोल सकता है कि परफॉर्मेंस कोई दूसरा पर्सन कर सकता है उसके एब्सेंस में, जो कि कॉम्पिटेंट है परफॉर्म करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को ऑन प्रॉमिसर्स बिहाफ, ठीक है. अब इसमें एक एग्जाम्पल भी है. सो एग्जाम्पल बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वे ए प्रोमिसेस टू बी अ सर्टन सम ऑफ मनी, द मनी कुड बी पेड टू बी बाई ए पर्सनली और बाई एनी अदर ऑथराइज पर्सन authorized by A on his behalf. In the case above, A dies without authorizing the person who can make the payment on his behalf, then this representative will be bound to make the payment on his behalf or they can appoint any other person to do so. Okay, very simple example यहाँ पे कोड किया गया है कि जहाँ पे वेयर ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी को दैट ही विल पे सर्टेन अमाउंट, ठीक है. उस सिचुएशन में यहाँ पे कोड क्या है कि ए ही पे करेगा बी को. उस सिचुएशन में ए विल ओनली पे पर्सनली बी को सर्टेन अमाउंट, ठीक है. बी को पर्सनली ही सर्टेन अमाउंट ए पे करेगा, या फिर उस अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि ये पर्सन ऑथराइज्ड है या फिर ए के एब्सेंस में सी इज़ ऑथराइज्ड कि वो बी को पे करेगा, देन ही कैन ओनली डू दैट. लेकिन अगर कुछ ऐसा इंटेंशन मेंशन नहीं है या फिर ऐसे कोई भी बात मेंशन नहीं है, इन दैट सिचुएशन लेट्स से ए डाइज, तो उस सिचुएशन में एनी पर्सन who is the legal representative will be bound to make the payment on his behalf, और वो अपॉइंट भी कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को. Okay, next topic is joint promises. Section 42 of the Indian Contract Act talks about the joint promises. When two or more promisers agree to perform the terms of the promise together, they are said to have made a joint promise. And the people who jointly agree to perform the promise are called the joint promises. Simple, very easy. This section provides that the promisers are jointly liable to fulfill the promise until the terms of the contract provide anything to the contrary. The section also provides that in case of death of any one of the joint promisers, his legal representatives will be bound by the obligation under which the promiser was in his lifetime. ठीक है, इसमें एक हम एग्जाम्पल से लेट से मैं समझाती हूँ आपको. सो लेट्स से ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को दैट दे विल पे हिम 3000 रुपीज़. Now D has authority to compel either of them, A, B or C, to make payment of 3000 rupees to him. ठीक है, easy. Let's take another example. Let's say A, B, C jointly promise करते हैं, फिर से ये same example लेते हैं कि वो पे कर देंगे D को 3000 रुपीज़. अब A and B are the A और B को हम श्योरिटी मान लेते हैं जो कि C के श्योरिटी है, ठीक है. इन केस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ C to
pay D which is owed to him. A and B made the payment on his behalf. Here A and B can recover the amount paid by them on behalf of C. ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई. क्या सिचुएशन हुई, पहले ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते कि वो डी को पैसे 3,000 रुपये देंगे. अब क्योंकि सी के जो श्योरिटीज़ हैं ए और बी हैं कि अगर सी कल को इनकेपेबल हो गया कि वो 3,000 रुपये जो वो ए को ओ करता है वो नहीं दे पाया, सॉरी जो वो डी को ओ करता है वो नहीं दे पाया, उस सिचुएशन में ए और बी सी के बिहाफ में पेमेंट करेंगे. बट अनदर थिंग इज़ दैट ए और बी रिकवर कर सकते हैं सेम अमाउंट सी से. ठीक है. Now, release of one joint promisor. Okay, so release of one joint promisor, section 44 of the Contract Act grants the right to release to the creditor, under which he may release either the joint promisor from liability. ठीक है, यहाँ पे किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को आप रिलीज़ कर सकते हो फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ऑब्लिगेशंस. The section provides that where the creditor has released either of the joint promisors from the liability, the other joint promisor are not discharged from their liabilities and they are still bound to fulfill the promise which they have made to the person. The release of the promisor from his liability towards the promisee, however, does not result in his release from the liability which he has towards the other joint promisors. सिंपल सी बात है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्शन है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है दैट वेयर जो क्रेडिटर है वो हैज़ रिलीज, उसने किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज़ कर दिया लाइबिलिटी से. ठीक है, तो जो अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं आर नॉट डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते उस लाइबिलिटी से. वो उनको वो लाइबिलिटी फुलफ़िल करनी ही है और उनको वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करना ही है विच दे हैव मेड टू द अदर पर्सन. यहाँ पे जस्ट बिकॉज एक प्रॉमिसर को रिलीज़ कर दिया गया ये फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रॉमिसी, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग भी जो हैं वो रिलीज़ हो गए. ठीक है. ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहाँ पे हमने बेसिकली डिस्कस किया परफॉर्मेंस के बारे में कि इसका लिटरल सेंस क्या है कि टास्क और एक्शन, एंड देन हमने इसके लीगल सेंस को भी समझा. सेक्शन 37 को हमने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से समझा है एंड अदर सेक्शंस फॉलोड अप बाय दैट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Please do like, share and subscribe to my channel, that is Soumya Jha Law in Mains, and stay tuned for the other contract related videos and other law related videos. Thank you so much for watching this video.